अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और आपको कहते हैं खुश आमदीद। सुबह की सोच में आज मौसम बहुत खुशगवार है और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद। आप सबको क्योंकि आपको पता है क्योंकि ईद के दिन करीब आ रहे हैं और बैल आपने ले लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह बैल ले लिया, बकरे जो भी आप लेते हैं। हाँ ले लिया, वो तो 2 हफ्ते पहले ले लिया था। अच्छा, मतलब देखभाल आप अच्छे से कर रहे हैं? देखभाल हो रही है, जिससे लिया था अभी तक उसी के पास है। अच्छा, सही से मतलब वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि पिछले दिनों में आप बीमार हो गए थे, तो मैं सबको यही कह रही थी कि आपका ठीक होना भी जरूरी है, क्योंकि फिर आपने देखभाल भी करनी है। आखिरी 1-2 दिन तो करनी पड़ेगी। अब 1-2 दिन ही बाकी है। तो आप आपकी अपनी सेहत ठीक होगी तो आप करेंगे ना? इंशाल्लाह। तो सेहत भी आपकी ठीक है? डॉक्टर साहब आप हूँ तो सेहत को कैसी सेहत को क्या हो सकता है? मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि फिर आपने अपने जानवरों का भी ख्याल रखना है। तो हमने भी जानवर ले लिया है, मैंने भी कल देखा उसको, थोड़ा सा प्यार किया, लेकिन ये है कि खैर मुबारक। तो जितने भी लोगों ने अपने जानवर ले लिए उनका भी बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखें, क्योंकि अब ईद में तो सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। जितना हो सकता है, जिस तरह हमने एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको छाँव में रखें, उनका ख्याल रखें, तो वो भी आपने अपनानी है। वैसे तो आज बारिश का मौसम है, अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। आज दौड़े भी लगेंगी, लोग मुकाबले भी करते हैं, आपको पता है ना, ईद से पहले। एग्जैक्टली। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे सोशल स्टोरीज से, और सोशल स्टोरीज भी आज हमारे पास बहुत ज़बरदस्त हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कोलंबिया आपको लिए चलेंगे, जहां पर कोलंबिया के शहर बोगा में एक पुरस्कार धाती गोला दरियाफ्त हुआ है, जिसने दुनिया भर में खलाई मखलूक की मौजूदगी के हवाले से स्पेकुलेशन शुरू कर दिए हैं। और ये हमारे यहाँ तो खलाई मखलूक काफी अरसे से हम सुन रहे हैं। बिल्कुल। और ये गोला 2 मार्च को बोगा के इलाके में आसमान पर प्रवास करते हुए नजर भी आ चुका है और फिर जमीन पर गिर भी चुका है। और इस हवाले से रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने स्टडी की इस हवाले से, तो उन्होंने बताया कि इस गोले में 3 मुख्तलिफ सतह हैं और उनमें किसी भी किस्म की, जो आप ये कहें कि कोई भी जोड़ या फिर वेल्डिंग के निशान नजर नहीं आते, जो कि इंसानों के बनाए गए हैं। और एशिया में आमतौर पर, जो एशिया में आमतौर पर मौजूद होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में जो मौजूद होते हैं वो। और इन गैर मामूली खुसूसियात को देखते हुए उन्होंने ये मफरूज़ा पेश किया कि ये गोला मुमकिना तौर पर गैर ज़मीनी माखज़ का होता है, और जिसने अवामी बहस को मज़ीद भी बढ़ा दिया है कि ये है क्या चीज़ असल में। ताहम तमाम माहिरीन ने इस बात पर भी इत्तफाक नहीं किया, और ये पुरस्कार गोला यूएफ और आप ये कहें कि दीगर चीज़ों से मिलकर आसमान पर प्रवास करते हुए हमें इसको देखा, फिर उसके बाद ज़मीन पर भी आकर गिरा। अब इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बिल्कुल ऐसी है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने गोले की बात की ना, तो गोला मुझे आमिर खान की मूवी याद आ रही थी। अच्छा, जब आप मूवी सोच रहे थे? नहीं, हाँ, तो वो गोला उसी तरह कहते हैं। ये कौन से गोले की बात कर रही हैं? तो आप जिस गोले की बात कर रही है वहाँ पे खलाई मखलूक की बात हो रही है। और खलाई मखलूक, जिस खलाई मखलूक का हम जिक्र करते हैं, वो खलाई मखलूक अब दुनिया में भी मौजूद है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपने कि पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान सुरखरू होता हुआ नजर आया। इस बार ये मैदान है ज़हानत का। जी हाँ, एक हालिया, तो हर मैदान में हम सुरखरू होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हालिया आलमी सर्वे ने दुनिया को हैरान कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से की गई आलमी तहकीक में पाकिस्तानी कौम को दुनिया की 4थी सबसे ज़हीन कौम करार दिया गया। इस सर्वे में 125 ममालिक के शहरियों की ज़हानत को मुख्तलिफ पहलुओं पर रखा गया, उसको परखा गया, और उसके बाद पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टॉप 5 में जगह बनाई। अच्छा। इस फहरिस्त में जापान, जर्मनी और ईरान जैसे ममालिक सर फहरिस्त हैं, जबकि भारत पाकिस्तान से नीचे नंबर पे आ रहा है। ये आप देखिए कि पाकिस्तानी भारतीयों से ज्यादा ज़हीन है। ये सिर्फ एक दर्जा बंदी नहीं, बल्कि हमारे नौजवानों या फिर तलबा, माहिरीन और आम अफराद की सलाहियतों का आलमी एतराफ़ भी है कि आप पाकिस्तान को अब आलमी सतह पर देखिए तो हम 4थे ज़हीन तरीन लोगों में शामिल हैं। ये एक अच्छी बात है। हमारा 4th नंबर है, तो कभी 3 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 1 पे भी आ जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप जैसे लोग ज्यादा होंगे तो 1 पे आ जाए। लेकिन जो अच्छी बात आपने बीच में की थी ना, वो ये थी कि जिस तरह से मैंने भी कहा कि हमें हर महाज पर कामयाबी मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन ये है कि इंडिया इस हवाले से भी थोड़ा सा पीछे। अब इंडिया को समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी सलाहियतें मौजूद हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें ना। मैं एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, स्टोरीज है हमारे पास आज। लेकिन जो स्टोरी अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो साइंस और ज़राअत जब आपको पता है कि हाथ मिला लें तो नताइज सिर्फ हैरानकुन नहीं बल्कि इनकलाबी भी हो जाते हैं। और यही कमाल करके दिखाया जर्मनी के माहिरीन ने भी। जर्मन इंजीनियर्स ने एक शानदार इजाद की है जिसे कहते हैं ड्यूल हार्वेस्टिंग। और यानी कि इसका मतलब यह है कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें फसलों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं ताकि किसान एक ही वक्त में
बिजली भी पैदा कर लें और खुराक भी उगा लें। और ये टेक्नोलॉजी एक साथ दो बड़े चैलेंजेस का हल भी है। तवानाई की पैदावार और पायदार ज़राअत हो गया, और दूसरा सोलर पैनल्स ना सिर्फ शमसी तवानाई पैदा करते हैं बल्कि फसलों की अगर बात करूं तो फसलों को साया भी फराहम करते हैं, जिससे पानी का बुखारात बनकर ज़ाया होना जाता है और फिर पौधे शदीद गर्मी से भी महफूज रहते हैं। और मुस्तकबिल की जो ज़राअत है उस हवाले से भी बहुत से अच्छे इम्कानात ज़ाहिर होते हैं, आपकी फसल अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इसका फायदा ये भी है ना कि एक तरफ आप अपनी ज़राअत का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप अपने बिजली भी पैदा कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और लावा उगलते हुए पहाड़ों के हवाले से तो आपने सुना होगा, लेकिन लावा उगलते हुए माउंट एटिना ये एक ड्रामाई मंजर है जो कि हम आपके सामने इस वक्त आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये माउंट एटिना बड़ा एक पॉपुलर मुकाम है जो कि सैर व तफरी के लिए पहाड़ पर मौजूद दर्जनों स्याहों की सूरत हाल उस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई जब माउंट एटिना ने लावा उगलना शुरू कर दिया और स्याह बादल आसमान पर छा गए। अच्छा। स्याह अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ से उतरकर महफूज मकाम तक पहुंचे। एटिना यूरोप का सबसे मुतारिक लावा है जो अक्सर औकात फूटता रहता है। अच्छा। और यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको आने से पहले इन चैलेंजेस और नताइज से खबरदार किया जाता है कि हालिया अरसों में इस लावे के फूटने के वाकयात के बायस बहुत से लोग जख्मी हुए या फिर उन्हें भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। हुकाम का कहना है कि इस वक्त आबादी को कोई खतरा नहीं, मगर हम सयाहों को ये हिदायत देते हैं कि वो पहाड़ की चोटी के करीब ना जाएं क्योंकि सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। और ये देखिए कि यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल पे सयाह जाते थे और वो इंजॉयमेंट करने जाते थे, लेकिन जब आगे से लावा फूटता है तो एंजॉयमेंट आपकी सारी खराब हो जाती है। और इस हवाले से जिस तरह से ये स्टोरीज बताने का मकसद ही ये है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं थोड़ा सा रिसर्च आएँ, देख कर जाएँ कि सूरत हाल कैसी है, कैसी कंडीशन है, ताकि आपके लिए मुश्किलात पैदा ना हो सकें। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आपको पता है कि मौजूदा दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। और मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर आप ये कहें कि सोते वक्त आप मुंह पर टेप लगा लें तो कैसा होगा? लगाने का वो रुझान भी होता है ना, जिसकी भी सोने की वीडियो होती है ना उसके साथ टेप चिपकाई जाती है। मैंने सोशल मीडिया की बात इसलिए की है क्योंकि ये रुझान इस वक्त सोशल मीडिया पर मकबूल हो रहा है। वही ना, वो आप सोशल मीडिया पे जितनी भी पिक्चर्स देखती हैं तो वो जो भी बंदा सोया होता है उसके मुंह पे टेप लगी होती है। हाँ, और टेप क्यों लगी होती है, इसके पीछे क्या है, इसके फीचर्स क्या खुसूसियात हैं, ये आपको बताते हैं। इस तरीके का मकसद ये है कि खराटों को रोकना, खुश्क मुंह से जो आप ये कहें कि आपका मुंह खुश्क हो जाता है उससे बचना, फिर बेहतर नींद हासिल करना, ये बताया जा रहा है। लेकिन हाल ही में एक शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि ये तरीका ना सिर्फ गैर मौसर है बल्कि सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। और कनाडा में लंदन हेल्थ साइंसेज सेंटर के कान, नाक और गले के जो माहिर डॉक्टर हैं ब्रायन रोटनबर्ग की सरबराही में की जाने वाली इस तहकीक के मुताबिक मुंह पर टेप लगाने से सांस लेने में रुकावट पैदा होती है, खासतौर पर उन अफराद के लिए जिन्हें नाक की बंदिश या नींद के दौरान सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी होती है। और इस तरह के मसाइल आपके साथ हो सकते हैं। और माहिरीन ने यह भी कह दिया कि ये तरीका सांस की नाली में भी रुकावट पैदा कर सकता है। ऑक्सीजन की कमी और नींद के दौरान सांस रुकने जैसे संगीन मसाइल जो है वो हो सकते हैं। और इनकी जानिब से जो माहिरीन है उनकी जानिब से ये मशवरा भी दिया गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले तरीके अपनाने से कबल उनके मुमकिना जितने भी नुकसानात हैं, जितने भी फायदे हैं, उसको जरूर पढ़ लिया करें। बिल्कुल ऐसे ये जो आखिरी लाइन आपने बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी चलता है हम उसको ट्रेंड बना लेते हैं, लेकिन अब देखिए कि डॉक्टर्स इस हवाले से क्या करें। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आपको नींद की बीमारी पैदा हो सकती है, आपको सांस की बीमारी पैदा हो सकती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। देखिए अच्छा। एक इंसान का कानून है, अगर आप नाक के ऊपर कुछ लगा देंगे तो आप सांस लेंगे कहाँ से, मुंह के ऊपर आप कुछ लगाएंगे तो आपने अल्टीमेटली जो साइंसी तरीका है या जो हमें सिखाया जाता है आपने हवा अपने मुंह से निकालनी है, लेकिन उसके ऊपर आपने टेप लगाई इस वजह से कि आप खराटे ना लगा सके। तो इस तरह की चीज़ें जब भी आप सोशल मीडिया से कॉपी करें तो उसमें कम से कम तहकीक ज़रूर कर लें कि क्या साइंसी तरीके से ये चीज़ें ठीक हैं, क्या डॉक्टर्स इस हवाले से ठीक कह रहे हैं, क्या रिसर्चेस इस हवाले से ठीक कह रही हैं या नहीं कह रही है, उसके बाद उनको अपनाइए। अदरवाइज आपके लिए, आपकी सेहत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान रेलवे के हवाले से जिससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने, इससे पहले भी हमने शेयर की थी। जी हाँ। अब रावलपिंडी से लाहौर का सफर सिर्फ 2 घंटे में। जी हाँ, वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने एक आम ऐलान किया। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावलपिंडी ता लाहौर ट्रेन की रफ्तार को 160 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ाया जाएगा। अच्छा। जिससे सफ़र का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इकदाम रेलवे नेटवर्क की जदीद कारी और मुसाफिरों की सहूलत के लिए उठाया जाएगा और अगर
ईद की बात करें तो इस मौके पर किरायों में 20% रियायत दी गई है और 5 खुसूसी ई ट्रेनें भी चलाई जा रही है। इससे पहले जो गजल हमने स्टोरी शेयर की थी वो थी, हमने इसी तरह से सोशल मीडिया से उठाई थी, हाँ सोशल मीडिया से भी उठाई थी यही स्टोरी भी, और साथ अभी इसमें सिर्फ गर्दिश हो रही थी मार्केट में कि इस तरह की कोई ट्रेन आएगी जो 2 घंटे में आपको रावलपिंडी से लाहौर या फिर लाहौर से रावलपिंडी पहुंचाएगी। लेकिन अब जब वजीर रेलवे ने खुद ये कह दिया, हाँ। तो मतलब ये मामला पाइपलाइन पे है और आपको बहुत जल्द इस तरह की ट्रेन नजर आएगी जो 2 घंटे में आपको लाहौर पहुंचाएगी। और हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद यहाँ से जाया करेंगे, फजे के पाए खाएंगे और वापस आ जाएगा। जी हाँ, एग्जैक्टली 2 घंटे गए और 2 घंटे में वापस आ गए, मतलब कि एक ही दिन का सफर होगा। और जितने भी लोग लाहौर से ताल्लुक हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, वो भी उनके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अक्सर छुट्टियों की प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, छुट्टी पे जाना है, फिर लंबी छुट्टी होती है, फिर पीछे रोस्टर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ये जो इकदाम उठाया गया है ये बहुत अच्छा है कि अब लाहौर को तो वैसे भी बहुत जदीद कर दिया गया है ना मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, जिस तरह से वहाँ पर इकदाम किए गए हैं, जो तरक्याती मंसूबे हैं उस हवाले से भी बहुत सारे काम किए गए। बट लेट्स सी कि जब ये बनेगा पूरा मंसूबा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो कितने ज़्यादा फ़वाइद होंगे। यहाँ पर सोशल स्टोरीज का वक्त हमारा खत्म हो गया, शायद वक्त खत्म हुआ चाहता है और वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कल भी हमने इस हवाले से बात की थी, बल्कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है सोशल मीडिया की एक और चमकती शख्सियत सना के हवाले से कल हम बात कर रहे थे, जिनको बेरहमी से खामोश करवा दिया गया था। और इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। और अब पुलिस ने इसकी तह तक पहुंचते हुए तमाम तर जो शवाहिद थे वो भी इकट्ठे कर लिए हैं, कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया है, मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए हैं। कल इस्लामाबाद पुलिस की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें तमाम तर वजूहात, तमाम तर तहकीकात और हकाइक भी बताए गए हैं। और जितने भी हकाइक से जो कातिल की शनाख्त थी उससे भी पर्दा उठाया गया। कातिल कौन है, क्यों कत्ल किया, पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा, कितने घंटे का ये ऑपरेशन था, तमाम तर तफसीलात आज हम जानने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद शोएब खान साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। उसके साथ साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब जमान मुगल साहब मौजूद हैं। शोएब भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, इस्लामाबाद पुलिस ने 20 घंटे में तमाम ऑपरेशन को कंप्लीट किया और उस मुलजिम जो मुजरिम था उसको गिरफ्तार भी किया। बताइएगा किस तरह की डिटेल्स थी और किस तरह से आपने 20 घंटे में तमाम तर ऑपरेशन कंप्लीट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। उसको बच्ची हमारी बहन बेटी थी जो उसको उसके घर के अंदर मर्डर किया गया। जब हमें ये अराउंड शाम को टाइम हमें जब ये इत्ला मिली पुलिस को, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, मैं खुद एज एन एसएसपी ऑपरेशंस, हमारे मुतलका एसएचओ, हम सारे जब क्राइम सीन के ऊपर गए तो उसको बच्ची को अस्पताल शिफ्ट किया गया। वहाँ से उस टाइम हमने ये काम प्रॉपरली हमने जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो आई विटनेस थी वो उसकी अपनी फूफो थी, उसकी बच्ची की वालदा उसकी घर में नहीं थी। तो उनके साथ हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो मैंने लास्ट टाइम उसको और सना को और उस लड़के को आपस में बातचीत करते सुना तो उसने उसको यही कह रही थी कि आप बैठे, मैं आपको पानी पिलाती हूँ और ये वो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने फायर की आवाज़ सुनी और वो बाहर निकल के भागा। हमने वहाँ से उसके बाद काम करना स्टार्ट किया। डिफरेंट टीम्स को ना पुलिस ने तश्कील दिया, मतलब कि हर एक टीम की अपनी एक्सपर्टीज़ है। हमारी जो कैमरास की टीम थी वो उन्होंने कैमरास पे काम स्टार्ट किया। जो मोबाइल फोरेंसिक्स की टीम थी उसने मोबाइल फोरेंसिक्स का, टेक्निकल टीम ने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। फिर इस तरह क्लू लेते हुए फिर जो उसका बच्ची का अपना मोबाइल था वो हमारे पास आया। फिर उस मोबाइल के अंदर हमने ये देखा कि इसमें कौन से नंबर ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक किया। फिर जो ब्लॉक नंबर को हमने देखा तो उसके ऊपर हमने थोड़ा सा चैट पढ़ के उसमें हमने थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश की कि भाई कौन, तो बहुत सारे लोग थे जो हमने उसमें शॉर्ट लिस्ट किए। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर डिफरेंट किस्म की रेडिंग पार्टीज, उन नंबर को लिया गया, उन नंबर CDRs पे काम करना स्टार्ट किया गया, उनकी लोकेशंस ली गई, कोई पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो एट ए सेम टाइम जो टीम्स थी वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमने इस्लामाबाद मुलिस ने रवाना की, वहाँ पे तो मुतलका जो DPO और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से उनके साथ हमारा रब्ता हुआ कि टीम आ रही है, केस हाई प्रोफाइल है और उसके ऊपर हमने काम किया। मतलब बिल्कुल कोई भी टाइम्स आया कि बगैर मीनवाइल वो जो हमारी कैमरा की टीम थी वो उसके ऊपर काम कर रही थी। और दिस वाज वेरी वेल प्लान, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और पूरा एक उसने सोच समझ के हर चीज़ करके कि उसने यहाँ से निकलना है, 2 गलियों के बाद उसने बाइकिया पकड़ना है, यहाँ पे बाइकिया खड़ी होती है फॉर एग्जांपल, तो बाइकिया के ऊपर जाएगा, फिर वहाँ पे उसके ऊपर बैठ के वो फिर आगे जाएगा। आगे जाके एक जगह पे गाड़ी खड़ी थी, जिस गाड़ी के ऊपर हमने फिर काम करना स्टार्ट किया, फिर उस गाड़ी के अंदर बैठ के वो किसी और साइड पे गया, फिर वहाँ से वो अड्डे में बस पे बैठा, फिर बस पे बैठ के किस तरह वो वहाँ से, तो यहाँ से सारी चीज़ करते हुए जो टीम हमारी फिर जड़ा वाला गई उसको
जो फैसलाबाद में गई, उसको हमने वहाँ पे हमने उसको इन्फॉर्मेशन दी, उसने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। फिर जो फैसलाबाद की जो टेक्निकल टीम थी, जो पुलिस की टेक्निकल टीम थी, उसने हमारे साथ काम करना स्टार्ट किया। तो फिर जो इन द एंड जो हम थे वहाँ पे पहुँचे, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अराउंड 103 कैमराज है जो सेफ सिटी के अलावा कैमराज हैं, जिनको प्राइवेट कैमराज को अब प्राइवेट कैमरा को देखना, फिर उसको स्टडी करना, फिर उसके अंदर से गुजरना, क्योंकि वो इन ब्लिंक ऑफ अ सेकंड वो बंदा जो है क्रॉस करता है दौड़ता हुआ कि वो वाकई इधर से गया है, फिर हर गली के किसी और गली में तो नहीं मुड़ गया। फिर तो प्रॉपर एक टीम, वो पूरी एक मतलब कि ऑर्गेनाइज, हम सब की एक एफर्ट है प्रॉपर, उसमें हम लगा के सब लोग तो एट द सेम टाइम हम लोग काम कर रहे होते हैं। आप काम बता रहे हैं, इस तरह लग रहा था कि ये 20 महीनों में होगा, लेकिन आपने 20 घंटों में 20 घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ ये नहीं, जितने भी अभी तक हमारे जितने हाई प्रोफाइल केसेस आए, हमारा वो एक वो रेप केस, किडनैपिंग का केस, वो इजलान बच्चे वाला केस, कोई भी केस अल्लाह का शुक्र इस्लामाबाद पुलिस ने ना 24 घंटे हम क्रॉस नहीं होने दें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शन करें, प्रीएम्प्टिव हमारी अप्रोच हो, चीज़ों को हम होने से पहले रोक सके, बट स्टिल द पॉपुलेशन इज देयर, द पुलिस ट्राइज इट्स बेस्ट। तो फिर भी लेकिन एग्जैक्टली शुएब साहब, जिस तरह से आपने काम किया है माशाल्लाह ज़बरदस्त। शामिल गुफ्तगू करते हैं ज़मान साहब को भी। ज़मान साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह के सर बता रहे थे कि पूरा एक प्लान तरीके से कहाँ पर बाइक क्या है, कहाँ पर गाड़ी है, कहाँ पर कौन सी गाड़ी में बैठना है, तो क्या इसका मुजरिम का क्या बैकग्राउंड था? क्या ये पहले भी इस तरह की कार्रवाई में मुलविस रहा है? ये बच्चा इसके हवाले से जहाँ तक हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन, एक तो पुलिस को जो उसने कुछ स्टेटमेंट दी है वो है, जो हमारे तरह से पता चला है कि ये बच्चा इस बच्ची के लिए कोई कंटेंट भी जो है वो भी लिख के देता था। अच्छा। और उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से इससे मिल सकूं, लेकिन बच्ची की तरफ से हमेशा जो है वो डिनाई किया गया, और उसने कहा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स जो है इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि हमारी मुलाकात हो। और जब वो कल आया है तो उस वक्त क्योंकि वो भी इस एज में था, 22 साल है, 23 साल है, तो वो माइंडसेट बना के आया हुआ था। जब उसने इंतजार किया है कि उसके पेरेंट्स जो है जब घर से निकले तो उसके बाद में अंदर दाखिल हो। जैसे ही वो नहीं थे, जब वो घर से निकले उसके पेरेंट्स, उसके बाद उसकी फूफो घर पे थी। अच्छा। और बच्चे ने जब वो नॉक किया है, दरवाजा बेल दिया है, तो लड़की ने खुद ही दरवाजा खोला है। अच्छा। और जैसे ही दरवाजा उसने खोला तो उसने पिस्टल उसके ऊपर तान लिया है। तो उसने कहा कि आप गुस्से में हैं तो आप अपने गुस्से को कम करें, आप पानी पिएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। लेकिन उसने साथ ही फायर किए, और फायर करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया है। तो इस एज में बच्चों का इस तरह करना जो है, मैं नहीं समझता कि किसी भी हवाले से ये दुरुस्त अमल है। और बिलखसूस ये हमारा जो फिनोमेना टिकटॉक का है या बाकी चीज़ें हैं, इनको हमें बड़ा क्लीन जो है ऑब्जर्व करना चाहिए, और पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हम चूंकि सारे की सारी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर डालते हैं, जी ये वाकया हो गया है तो पुलिस ने उसके ऊपर अभी तक क्या किया है, क्यों ट्रेस नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पुलिस की एक अपनी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमें खुद भी देखना है कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या सेफ्टी मेजर रखने हैं, उनकी क्या गाइडेंस करनी है, उनकी क्या काउंसलिंग करनी है। तो पेरेंट्स की जो अपनी जिम्मेदारी है, हमें उस जिम्मेदारी से भी नंबरदार होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शुएब साहब, आपने जब कातिल से डेफिनेटली कुछ इनिशियली बात भी हुई होगी, उससे इन्वेस्टिगेट भी हुआ होगा, तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये पॉइंट ऑफ व्यू उसी का पॉइंट ऑफ व्यू है जिस तरह ज़मान साहब बता रहे हैं कि वो इस तरह आया, उसके लिए कंटेंट लिख रहा था और उसने इसी तरह मारा, या वो कुछ और बातें कर रहा है? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली वो दे नो ईच अदर, मतलब कि ये नहीं था, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, मतलब प्रीवियस उनका एग्जैक्टली प्रीवियसली उनका इंटरेक्शन था आपस में। और जिस तरह वो बच्ची थी वो सोशल मीडिया के ऊपर थी, और उसका कंटेंट राइटिंग में उसका हेल्प करना, और प्रीवियस भी डिफरेंट तरीकों से उसने उसको अप्रोच करने की कोशिश की। फिर उसकी ये बर्थडे वगैरह भी थी प्रीवियसली, उसके ऊपर भी आया। तो लेकिन वो जो बच्ची थी उसकी तरफ तो जो स्ट्रेट था वो थी तो रिजेक्शन ही। बट द थिंग इज, पॉइंट इज के देखिए अभी सोशल मीडिया इज लाइक अ पब्लिक मतलब प्लेस, मीन्स लाइक आप एक मार्केट में जा रहे हैं, आप किसी भी जगह पे, आप पब्लिक प्लेस पे, अगर उसको भी ऐसे ही देखा जाए, मेरा इसमें पॉइंट ये है कि हम देखिए, रोकना इज नॉट द सोल्यूशन, इट्स मतलब फ्री टू लिव, एवरीबॉडी इज फ्री टू लिव। जो करना चाहता है, जिस तरह करना चाहता है, व्हाटएवर करना चाहता है, या उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं, नहीं समझाते, बट एवरीबॉडी इज फ्री टू लिव। और उसको हम बिल्कुल चोक नहीं कर सकते, सोसाइटी का गला घोंट नहीं सकते, माशरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। बट द थिंग इज, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगर फॉलो कर लें, या थोड़ा सा हम इस चीज़ के अंदर ले, जैसे कि अगर कोई परमानेंटली कोई फ़ैन ऐसा है आपका, फॉर एग्जाम्पल, वो बार बार आपको अप्रोच कर रहा है, या वो आपको इस हद तक चला गया इरिटेट, लाइक अगर आपको आपके घर तक आ जाता है, तो इट मींस कि ही हैज सम इश्यूज, सम सीरियस इश्यूज ना। तो अब कोई उसको साइकोलॉजिकल इशू है, या कोई उसके दिमाग के अंदर कोई ऐसी फिक्सेशन हो चुकी है
कि लाइक ही इज गोइंग टू डैमेज यू, आपको यहाँ हार्म, आपको नुकसान दे सकता है, और आपकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है, लाइक आपकी 6 लाख फॉलोइंग है, 7 लाख फॉलोइंग, इट्स अ ह्यूज नंबर, एग्जैक्टली ह्यूज नंबर। तो आपकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग के अंदर फिर अगर आपको पड़े तो आप लाजमी पुलिस के पास है। मेरा इसमें पॉइंट ये है कि लाजमी एक्सेस करें हम। बिल्कुल मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं कि लाइक आप किसी को चोक करें या उसका सांस रोकें या सोसाइटी का, मतलब बिल्कुल हमें इट्स अप टू द पीपल कि यार वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन द थिंग इज कि अगर आपको इस तरह करता है तो आप लाजमी आए, आप एसएसपी के पास आए, डीएसपी के पास आए, जिसके पास जाना चाहे हमारे पास आए। आपके पास एफआईए है साइड, एग्जैक्टली, आप हमें बताएं ताकि उसके अंदर हम इंटरवीन कर सकें। वी आर द फोर्स, वी कैन स्टॉप देम, एग्जैक्टली, वाकयात को रोका जा सके, क्योंकि घर तक आ जाना इज समथिंग वेरी सीरियस, बहुत ही अजीबोगरीब सी बात है। लेकिन सर हैट्स ऑफ टू इस्लामाबाद पुलिस एज वेल, आप सब लोगों को मुबारकबाद हो, और अल्लाह करे इस तरह के तो मामलात ही ना हो। लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं तो 20 घंटे में जो इस्लामाबाद पुलिस ने किया, ये यकीनी तौर पे बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट जो इतना काम करते हैं। शोएब साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुजैनी का। जमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खवातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हमारे साथ मुल्क की सियासत से कुछ आम लोग मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान जेल में है, मगर पीटीआई की क़यादत ने उन्हें पार्टी का पैटर्न इन चीफ मुकर्रर कर दिया, और एहतजाज की नई कॉल, नई हिकमत अमली और उमर अयूब की क़यादत में नया, आप ये कहें कि सियासी दबाव। तो क्या इमरान खान वाकई जेल से पार्टी चला सकेंगे, पार्टी को लीड कर सकेंगे, क्योंकि बाहर भी एक लीडरशिप मौजूद है जो अपने फैसले करती है। क्या पसे पर्दा कोई बड़ी डील भी हो रही है या फिर नहीं, इन उमूर पर बात करने के लिए लमासत मौजूद हैं पीटीआई के आज सीनियर रहनुमा हमायूं मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया। जी हाँ हमायूं साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इससे पहले कि हम पैटर्न चीफ वाले सवाल पे आए, वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन अली जफर साहब ने कहा है कि वो मतलब कहते थे इससे पहले कि इमरान खान साहब खुद एहतजाज को लीड करेंगे, उसकी क़यादत करेंगे, लेकिन अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उमर अयूब को सौंपी गई है। तो क्या आप समझते हैं कि एहतजाज मौसर होगा, क्योंकि क़यादत तो एक दफा फिर बानी पीटीआई नहीं कर रहे, उनके कारकुन कर रहे हैं? मेरा ये ख्याल है, गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि जी ये लोग जलाओ घेराव करने वाले हैं, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि जब मैं एक बहुत बड़ी तादाद के साथ लेट्स से इस्लामाबाद जाता हूँ, या बहुत बड़ी तादाद के साथ मैं लाहौर जाता हूँ, या किसी एक जगह पे कन्वर्ज करता हूँ, तो मुझे 50-60 हज़ार बंदा, 70 हज़ार बंदा, एक खास फिगर के बाद, लेट्स से 50 हज़ार के बाद ना नंबर्स मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, कि वो 50 हज़ार है या 5 लाख है, वो मैटर नहीं करते, क्योंकि 50 हज़ार एक बहुत बड़ा क्राउड होता है। अब 50 हज़ार के क्राउड को मैनेज करने के लिए आप पूरी इंतजामिया को कन्वर्ज कर देते हैं, तो वहां पे फेस ऑफ हो रहा होता है बिटवीन इंतजामिया और जो एहतजाज करने वाले लोग होते हैं। जब ये चीज सामने आती है तो उसमें दरमियान में लोगों को इंस्टॉल भी किया जा सकता है कि तुम यार पहला पत्थर मार दो या तुम ये कर दो, उसमें समझ नहीं आती। जब ये वार्ड लेवल पे चला जाएगा, जब बिल्कुल यूनियन काउंसिल लेवल पे चल जाएगा, तो वहां पे तो हर एक बंदा जो है ना, जो तंजीम वाला होता है, वो उनको पता होता है कि ये हमारे साथ लोग हैं। तो उसमें ये जो फॉल्स फ्लैग के लिए जो इंस्टॉल्ड लोग होते हैं ना, वो कितनी जगह पे होंगे? अगर हम लेट्स से हम 5000 जगहों पे बैक वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो 5 जगहों पे होंगे, 10 जगह पे होंगे, 15 जगह होंगे, 20 जगहों पे होंगे, पूरे 5000 की जगहों पे तो नहीं होंगे। तो उससे ये होगा कि एक तो हमें पता होगा कि हमारे लोग कौन है, नंबर 2 इट विल बी, वो आपके इंतजामिया को स्प्रेड कर देगी। इंतजामिया की खास एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा स्प्रेड हो नहीं सकती। और उसके अलावा जो असल बात ये है कि चूंकि ये पुरअमन होगा, तो लोग आराम से आके बैठ जाएंगे एक जगह पे। उन्होंने कोई जाके करना है, बैनर्स लेकर बैठ जाना है सड़क पे। ये मेरी नज़र है कि बैनर्स लेकर बैठ जाए एक जगह पे, खड़े हो जाए एक जगह पे। अब जब मैं किसी जगह पे 200 बंदा एहतजाज कर रहा है और वो खड़ा होके कर रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो क्या होता है? वहाँ पे एक किस्म का ट्रैफिक जैम हो जाता है, वहाँ पे एक किस्म के सिचुएशन स्टैंड स्टिल हो जाती है।
अब वो बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। कितने कंटेनर, कितनी जगहों पे कंटेनर लेकर आएंगे, किस जगह पे करेंगे, बिल्कुल। तो वो अब आप manage ठीक कह रहे probably- हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह हम माजी की अगर थोड़ी सी बात करें तो माजी में जब भी पीटीआई ने एहतजाज किया उन्हें सख्त रुकावटें, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो इस बार एहतजाज में क्या मुख्तलिफ नजर आएगा? देखिए, ऐसा होता है, आपके जो तंजीम होती है ना, वो एक पिरामिड शेप पर होती है। तो ऊपर कम होते हैं, लेट्स से सूबाई सदर है सबसे ऊपर है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है। और जब आप वार्ड लेवल पे जाते हैं तो आपको पता है एक वार्ड जो होता है ना वो 100 घरानों पे होता है, या एक यूनियन काउंसिल में कितने घरान, उस लिहाज से डिवाइड करते हैं। और हर वार्ड के अंदर या हर यूनियन काउंसिल के अंदर उनकी अपनी एक हायरार्की होती है। जब आप नीचे जाते हैं ना, जो उसमें सेकंड और थर्ड टियर और फोर्थ टियर की लीडरशिप के ऊपर जाते हैं, तो वहां पे आपके लेट्स से 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 वर्कर्स आ जाते हैं। अब ये वो वर्कर्स होते हैं जिन्होंने नॉर्मली जो जो लेट्स से मैं सबको कहता हूँ कि इस्लामाबाद आओ, तो कराची वाला या क्वेटे वाला या कसूर वाला या उनके लिए इस्लामाबाद आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मुल्तान वाला या जो दूर वाले दराज होते हैं ना, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें ये होगा कि अब चूंकि ये लोकल जगह पे होगी तो वो उनको कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर टैक्सिंग नहीं होगा, फाइनेंशियल टैक्स नहीं होगा, वो अपने ही इलाके में अपने ही लोगों को कर लेंगे। तो उसमें से वो कितनी लीडरशिप को पकड़ेंगे? वो 30,000, 40,000, 50,000 कितनों को पकड़ेंगे? अच्छा, क्योंकि ये डेवोल्यूशन है तो इसमें जो जो टॉप लीडरशिप है उनके ऊपर से उतनी ज्यादा जिम्मेदारी जो लेकर आना होता है ना, वो खत्म, वो शेयर हो जाएगी, वो तो ये इक्वली स्प्रेड हो जाएगा। और ठीक हो गया, ये पूरे पूरे एक मुल्क में स्प्रेड बाजू होगा। के सेनेटर तराजू- साहब, मैं थोड़ा सा सवाल दूसरा भी करना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि अगर बात की जाए 190 मिलियन या फिर 170 मिलियन पाउंड केस की, तो वहाँ पे पीटीआई को उम्मीद है क्या कि बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ के जो अब पैटर्न चीफ इमरान खान साहब हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि केस की समाअत एक आध दिन में है? देखिए, अगर आप मेरिट पे देखा जाए तो 3-4 चीजें इस केस के लिहाज से ताल्लुक रखती है। मैं बेचर चीजों को करता हूँ, छोटी को नहीं करता। नंबर 1 के ये जो केस था 100 ये एक्चुअली 170 मिलियन है, ठीक है, लेकिन इस केस के जो बेसिक जो किरदार है वो है मलिक रियाज। मलिक रियाज एज एन इंडिविजुअल उसने बाज पैसा भेजा था जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया था 2018 में कि ये कहाँ से आया। और ये पैसा बेसिकली इसलिए आया था कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे से कोई मेरे ख्याल में वो हाइट पार्क खरीदी थी, तो उसका भी बीच में आ गया था। अच्छा, जब उन्होंने इसको फ्रीज किया तो बाद में पता चला कि ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग या जो भी, अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं है, क्योंकि अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाती है तो फिर वो पैसा कन्फिस्केट हो जाता है। तो ये आप ये समझ ले ये गलत तरीके का पैसा है, गलत जो भी है ना। उन्होंने कहा है कि जी इस पैसे को उन्होंने 2019 में डी फ्रीज कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि हम इनको वापस भेजते हैं। फिर ये एनसीए वगैरह ने गवर्नमेंट से बातचीत की, वहां के कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि ये सारा पैसा, कोर्ट ने कहा कि ये सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। इसमें गवर्नमेंट ने नहीं कहा था, कोर्ट ने कहा था, इस वजह से वो अकाउंट दिया गया था। फिर जब पैसा आना शुरू हुआ, जो जिस चीज को ये बेसिस बना रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एनसीए के साथ एक खुफिया मुआहदा किया, उस खुफिया मुआहदे से पहले ही पैसे पाकिस्तान आने शुरू हो गए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे मोहम्मद साहब कहते हैं कि कल इस केस की समाअत होती है और क्या कुछ नताइज सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं माइंड साइंसेस के हवाले से कि इंसानी दिमाग एक लामहदूद खजाना है, उसमें बहुत सी सोचें आती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, और उसकी ताकत का जो दारोमदार होता है ना, वो हमारी सोच पर होता है। अगर हम मुस्बत सोचेंगे तो हमारे साथ वैसा ही होता चला जाएगा। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और इंसानी जो जिस्मानी ज़हनी सेहत है, सारा कुछ उसकी बुनियाद पर होता है। हम जिस ज़हनी कैफियत में होते हैं उसी के मुताबिक हम एक्ट भी कर रहे होते हैं।
और माइंड साइंसेस हमें ये सिखाती हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे टर्न करें, अपनी सलाहियतों को कैसे पहचानें, खुद को कैसे हम मज़ीद अपने आप को जान सकते हैं, दूसरों को कैसे हम बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और ये तमाम तर छोटे छोटे सवालात हैं जो आज हम जानेंगे। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद है नादिया साहिबा, जिनको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते रहते हैं, माइंड साइंसेस के हवाले से बात करते हैं। इनसे हम माइंड साइंसेस के हवाले से तो बहुत ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है, लेकिन पहले ये जो केस हुआ है सना वाला, इस हवाले से भी पूछेंगे कि क्या कुछ मुहर्रकात होते हैं कि एक शख्स इतनी नहज तक पहुंच जाता है, हाँ। उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा ही अजीब सा ये टॉपिक है, इस पे बात करना बड़ा तकलीफदेह है। लेकिन जहाँ तक माइंडसेट की आप बात करें कि कैसा माइंडसेट होता है, इसके पीछे बड़ी एक लंबी, जो लोग अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं, घर में मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं या एक बेटे की घर में शादी हुई है तो वो एक अजीब सी सिचुएशन है घर में। लोगों को सम टाइम लगता है कि ये सिचुएशन बड़ी ईजी है, हैंडल हो गई वक्त के साथ, लेकिन उस बीच में जो बच्चा एक पैदा हुआ और उसके सब कॉन्शियस ने बचपन से जो घर के हालात देखे कि उसको या तो निगलेक्ट किया गया या उसने माँ बाप के बीच में या अपनी फैमिली में देखा कि हर वक्त कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा और ये वाली सारी चीज़ें चल रही हैं, ये आपके उस बच्चे के सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। ऐसे जितने लोग होते हैं उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो घर में निगलेक्ट हुए होते हैं, तो उनकी जो जहनियत होती है ना कि अगर अब वो किसी को चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि ये हमें मिल जाए किसी, अब वो चाहे किसी तरीके से भी मिल जाए, चाहे गलत रास्ता इख्तियार करके मिल जाए, तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा माइंडसेट होता है। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं लोगों के, ये बहुत काउंट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा नादिया, मुझे ये बताएं कि ये तो हमने बात कर ली कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान इस नहज तक आ जाता है। अगर मैं आपके टॉपिक के हवाले से बात करूं तो कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर माइंड साइंस, ये सारी एक ही गेम है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल अलग है। एस्ट्रोलॉजी सितारों का खेल है, ठीक है, लकीरों का खेल है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। साइकोलॉजिस्ट आपने जैसे कहा, साइकेट्रिस्ट, वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, और माइंड साइंसेस बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपकी कोई प्रॉब्लम लेके जाएंगे, वो आपसे बैठ के उसको कंसल्ट करेगा, स्पीक टॉक करेगा, बातें करेगा, उसको वहाँ से वो निकालेगा। माइंड साइंसेस जो फील्ड है, इसमें हमारे पास जैसे कोई प्रॉब्लम अगर आया तो बेसिकली अगर कोई उसकी कोई फोबिया है, कोई डर खौफ है, नॉर्मली लोगों में हाइट फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बहुत कॉमन है। हाइट फोबिया हो गया, या किसी भी पेट से डरना, या उसके करीब नहीं जाना, या अपने करीब किसी चीज़ को नहीं आने देना, या लोगों को एक्सीडेंट का खौफ होता है, या ट्रैवलिंग फोबिया होता है, चाहे वो कार में हो, प्लेन में हो, कहीं भी हो, ट्रैवलिंग फोबिया होता है। इसको हिप्नोथेरेपी होती है, उसके ज़रिए आपके सबकॉन्शियस से बहुत इजीली निकाला जा सकता है। तो ये टोटली तीनों डिफरेंट बिल्कुल फील्ड्स हैं। ठीक, और ये जो थेरेपी होती है ये माइंड के जरिए, माइंड से होती है, मतलब एग्जैक्टली इसमें होता ये है कि अब मैं जैसे एक्सपर्ट हूँ, आप मेरे साथ बैठी हैं, आपका कोई फोबिया है, आपका कोई फोबिया है, मैं आपके सब कॉन्शियस को टारगेट करूंगी। सब कॉन्शियस बेसिकली अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो एक रिकॉर्डर की तरह हमारे साथ है, उसमें हम जो चाहें फीड करेंगे। अब उसमें जो चीज़ बुरी फीड हो गई है, उसको हिप्नोथेरेपी के ज़रिए आराम से ईजिली आपको डीप ट्रांस में लेके जाया जाएगा, डीप स्लीप में लेके जाते हैं, और वहाँ से आपको आपकी उस चीज़ को निकाल दिया जाता है। और ये कैसे होता है, मतलब मेरे कितने दिन का प्रोसेस है? एक दिन का है? 10 से 15 मिनट में ट्रांस में जाते हैं। उसके बाद आपके जो फोबियाज हैं उनको हम वहाँ से डिलीट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे हम नॉर्मली ये वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं, मुझसे एक दफ़ा एक प्रोग्राम में सवाल किया कि फॉर मिनट पर आपने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, तो हम लैपटॉप कंप्यूटर के लिए करते हैं। बेसिकली ब्रेन, अगेन वही बात, ब्रेन हमारा एग्जैक्टली सेम एक मशीन है। हाँ। इसको हमने बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल कर लिया है, जबकि ये एक मशीन है, इसको बहुत ईजिली हम इसकी प्रोग्रामिंग लिटरली करके इसको अपनी मर्जी से चला सकते हैं। सही हो गया। और ये जो फियर है, ये तमाम तर चीज़ें, मेरे अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, तो मैं अगर आपसे चाहूँ कि आप ये मेरे फियर दूर करें तो ये कितना टाइम लगेगा? कुछ सेशंस जो होते हैं, इट डिपेंड्स कि आपका कितना स्ट्रांग है वो फोबिया, वरना नॉर्मली 2 से 3 सेशंस में ये फोबियाज ख़त्म हो जाते हैं। सही हो गया। अच्छा नादिया, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अब आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, आप डील भी करती होंगी लोगों को, तो क्या वो आकर आपको अपनी तमाम तर सिचुएशन बताते हैं, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट का, जिस तरह से आप कह रही हैं, ये प्रोसेस होता है, या फिर मजीद भी कोई इस तरह की सर्जरीज आप करते हैं जिनमें टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है? देखिए वही बात है, अगेन इट डिपेंड्स। जैसे मेरे पास में कुछ अपनी, वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
कुछ मैं आपको से शेयर करती हूँ ताकि सुनने वालों को समझ में आए। उनका खातून एक दफ़ा मेरे पास एक मुझे कांटेक्ट किया, उनके घर के बहुत सारे इश्यूज़ थे, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि देखें इश्यूज़ तो सही नहीं हो सकते, लेकिन आपको उस जगह लाया जा सकता है कि आप उनको फेस करने के काबिल हो जाए, क्योंकि बकौल मेरे उस्ताद मोहतरम के कि आप पूरी दुनिया को एक वक्त में नहीं सही कर सकते, लेकिन अपने आप को इस काबिल कर सकते हैं कि उन मसाइल को आप फेस कर सकें। तो उनकी जब मैंने हिप्नोथेरेपी की, आप यकीन करें कि 2 सेशंस के बाद वो हंसती हुई मेरे पास आई थी, वरना वो जब पहली दफ़ा कंसल्टेशन में मुझसे मिली थी वो सिर्फ रो रही थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, ये है, वो है। फिर जब वो 3rd सेशन में मेरे पास आई हैं तो वो बड़ी खुशी कि मैंने उनको देखी, कहा मुझे तो नहीं लग रहा आपको सेशन की ज़रूरत है आज। तो मुझे खुद ही कहने लगी नहीं मुझे भी नहीं लग रहा, मैं तो आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ, बस मुझे नहीं लगता मुझे सेशन की ज़रूरत है। और माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज भी मेरी उनसे बात होती है तो ये कहती है कि पता नहीं आपने मेरे साथ किया क्या, मुझे तो समझ वैसे भी नहीं आई माइंड साइंसेस है क्या चीज़, जैसे नॉर्मली नहीं आती लोगों को समझ, लेकिन मैं अब दुनिया को और अपने उन मसाइल को फेस करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ऊपर से मुझे कहा जा रहा है कि आपने अपनी यहाँ पे थेरेपी करवानी है। अच्छा, खौफ के मैं बता देता हूँ कि हमें कोई इतना ज्यादा खौफ नहीं होता, लेकिन जब लेट सपोज अब ये पूरा एक शो है ना, जिस तरह पूर्वांचल का वो शो नहीं होता, बहुत बड़ा शो होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक अजीब सा खौफ होता है, गजल को भी है, मुझे भी, यार ये पता नहीं क्या होगा, शो स्टार्ट होगा नहीं, द मोमेंट शो स्टार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। फिर पेट्स के हवाले से बहुत ज्यादा मुझे खौफ होता है, फिर छोटे मोटे मतलब मैं अकेले कभी कभार सो नहीं पाता, तो ये खौफ आप किस तरह दूर करेंगे? आपका जैसे ये सोने वाला आपने बताया, मेरे पास एक बहुत यंग लड़की आई, शी इज़ 32-33, उसका फोबिया ये था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, कोई बहन भाई नहीं थे, तो ये कहती थी जब मैं रात सोने लेटती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती क्योंकि अकेला कमरा मुझे फील आता है। और उसने मुझसे कहा मैं डॉक्टर्स को दिखा चुकी, स्लीपिंग पिल्स पे हूँ और मुझे 5 साल हो गए मैं सोई नहीं हूँ, स्लीपिंग पिल्स के बाद भी सोई नहीं हूँ। तो उस दिन मैंने कहा चलो अच्छा, और एक देखें बिलीफ की भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी फील्ड में, हम यही कहते हैं कि होप, ट्रस्ट एंड बिलीफ, अगर ये नहीं है तो मैं आपके साथ कुछ भी कर लूँ, मैं आपका पूरी जिंदगी हाथ पकड़ के बैठ रहा हूँ, हमें आप पे अंधा यकीन है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उनको जब मैंने थेरेपी दी, आप यकीन करें, उसके बाद से उन्होंने कहा मैंने सारी अपनी दवाएं छोड़ दी, मेरी सारी नींद की दवाएं छोड़ गई और अब मैं आराम से सोती हूँ। क्या बात, सही। और ये जो हाइट फोबिया है हसनैन को, ये किस तरह से खत्म होगा? हाइट फोबिया के लिए आपको 1-2 सेशंस लेने पड़ेंगे। आपके सबकॉन्शियस में कोई ना कोई ऐसी बात, कुछ ना कुछ जो आपने, जैसे बहुत दफ़ा होता है ना, हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में सुनने में वो चली गई, या किसी रील में आपने कुछ देख लिया और वो आपके दिमाग में बैठ गया और आपको वो खौफ बैठ गया। तो अभी कुछ ऐसा हो सकता है कि जो हम ऑडियंस को बता सकें, जो इनिशियल कोई थेरेपी है? चलें अभी ये करते हैं, आपका मैं ऑरा क्लेंस करती हूँ। ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर इंसान की लाइफ के लिए। जब ऑरा क्लेंस किया जाता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वक्ती तौर पे उस वक्त अभी आपको एकदम से फील आएगी कि अभी आपके साथ हुआ क्या है। लाएं, हाथ लाएं आप अपना, आपका नाम पूरा? हसनैन लियाकत। ओके, आंखें बंद, आंखें बंद, रिलैक्स, टेक लगाएं पीछे एंड रिलैक्स। आप लोगों को मैं बता दूं, मैं इनका ऑरा क्लेंस करने लगी हूँ। ऑरा क्लेंस करने से आपकी जो फोबियाज होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी काम डाउन हो जाती हैं। डरे नहीं आप, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, रिलैक्स करें आप खुद को। आपकी धड़कन तो मुझे हाथों में सुनाई दे रही है। एग्जैक्टली, देखिए मैंने आंखें खोले हैं। माँ, आपको क्या फील हुआ? आप तो एकदम से ट्रांस में चले गए थे। क्या वाकई मुझे कुछ हो रहा था। ये इनकी जरा आंखें क्लोजअप दिखाएं, ये एग्जैक्टली मुझे कुछ हो रहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा था, क्या हो रहा था? चले पहले बताएं। मतलब मैं सही से आंखें भी नहीं बंद कर रहा था, बार-बार आप इनकी आंखें देखें जरा पहले, वो बार-बार खुल रही थी। ये क्या लाल हो गई है, ये क्या हो रहा लाल हो गई है। मतलब ऐसी क्या, ये क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? बार-बार खुल रही थी ये। अब आप घबरा रहे थे। अच्छा, खुद से ही घबरा रहा हूँ? हाँ, आप खुद से रिलैक्स हो जाओ। हाँ, रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। जब भी मैंने आपको कहा ना, आप रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। ये देखिए, अब आप रिलैक्स हो गए बिल्कुल। आपके उस डर को, जो भी आपके डर है ना, आपके आंखें खोल लें। अब आपके वो जो डर है ना, वो आपके बचपन के फोबियाज हैं। वो कहीं ना कहीं सुनने में आपने सुना किसी से, जैसे नहीं होता कि
कानों में पड़ी एक आवाज कि वो कहीं से गिर गया, ऊंचाई से गिर गया, वो वाला फोबिया है आपको। एज सच आप के लिए कोई वो नहीं है, आपने जो सुनी सुनाई बातें हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती है ना, और वो वक्त के साथ साथ पाइल अप होती चली जा रही होती है, आपके साथ वो वाला प्रॉब्लम है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आपका। इस वक्त मैंने ऑरा क्लेंस किया है, तो इससे आपको इफेक्ट अपना ओवरऑल पता चलेगा वक्त के साथ साथ कि आप में क्या इफेक्ट आया है। इससे इफेक्ट ये आता है कि आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। आपके आसपास अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, अगर आप उस सिनेरियो में किसी को आप देखेंगे भी ना, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, आपको उतना डर नहीं लगेगा। आप एकदम से ट्रांस में चले गए थे, आपकी आंखें बता रही हाँ, मतलब जब मैंने भी देखा तो नजर आ रहा था कि आपकी आंखें फिलहाल हो रही थी, पता नहीं हो क्या रहा है। तो आपको ना मैं जरा शो के बाद मिलूंगी, आफ्टर प्रोग्राम आपसे बातचीत करूंगी। तो जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद ही नादिया नदीम, जो कि हमें बता रही थी, थैंक यू सो मच नादिया, जिस तरह से आप थेरेपी कर रही थी और क्लीन कर रही थी हसनैन का, ये तो इनसे बाद में पूछूंगी मैं भी थोड़ा प्रोग्राम के बाद। तो यकीनी तौर पर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आई होगी कि माइंड साइंसेस क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत थे, पाकिस्तान की रोशन सितारा हैं और सईदा फातिमा फिज़ा फातिमा नकवी से, जो मुंतखब हुई हैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2025। और उनकी कहानी सिर्फ खूबसूरती की मिसाल नहीं है, बल्कि हौसले हिम्मत की जिंदा तस्वीर भी है। और फिज़ा फातिमा ने साबित किया है कि जब ख्वाब बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है। और आज हम उन्हीं से उनके सफ़र के बारे में जानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है जी फ़िज़ा, खुद ही यहाँ पे चल के आई हैं और बड़े दूर से आई हैं। हमें ये अंदाज़ा नहीं था, हम सोचे थे शायद लाहौर से आई हैं, लेकिन फ़िज़ा यूएस में होती हैं। फ़िज़ा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो माशाल्लाह से आपको मुबारक हो, आप मिस वर्ल्ड बनी हैं। जिस तरह गज़ल ने कहा कि आपके सफ़र के हवाले से हम पूछेंगे, तो कैसी रही ये जर्नी और ये कहाँ से स्टार्ट हुई? कि आपको पता था कि आप मिस पाकिस्तान बन जाएंगी? नहीं, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरा ख्वाब था हमेशा से, लेकिन पता नहीं था कि मैं अप्लाई करूँगी और ये सब यहाँ तक पहुँच जाएगा। गूगल किया था ऐसे ही मिस वर्ल्ड पाकिस्तान, तो एक वेबसाइट थी, पता भी नहीं था लेजिट है या नहीं है। अच्छा। तो वो कंफ्यूजन होता है ना ऑनलाइन पे। लेकिन अप्लाई किया, कॉल आ गई, दे जस्ट टोल्ड मी द प्रोसेस कि एप्लीकेशन है, कुछ राउंड्स हैं, दे गोना रिक्वायर मी टू डू अ फोटो शूट, वीडियो शूट और क्वेश्चन आंसर्स कुछ उनके पर्सनालिटी रिलेटेड। देन आई थिंक आई गॉट अ कॉल एंड दे सेड दे हैव सिलेक्टेड मी अमंग 300 पीपल। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा फिज़ा, तो कुछ चैलेंजिंग भी लगा कि भाई मतलब मसला है, नहीं मैं नहीं कर सकती, या कुछ भी सब इजी था, स्मूथली सब कुछ हो गया? आई थिंक द फाउंडर ऑफ दिस टच ग्लोबल, इस सब की जो फाउंडर है सोनिया अहमद, शी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। उनका मैं आई थिंक 6 महीने से दिमाग खा रही हूँ हर छोटी बात पे कि अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बिकॉज आई हैवंट डन दिस, सो इट्स माय फर्स्ट टाइम, सो शी हैज सपोर्टेड मी, सो इट हैज़ बीन स्मूथ। और ये प्रोसेस कितना एक्सपेंडेड था? मतलब आपने कब अप्लाई किया, कब से कॉल आई, कितना ज़्यादा आपको वेट करना पड़ा? आई थिंक नवंबर से पहले अप्लाई किया था, एंड देन ऑल दिस लॉन्ग इट वाज गोइंग ऑन कि हो रहा है, आएगी कॉल, नहीं आएगी। मार्च तक आ गई थी मुझे कि दे हैव सिलेक्टेड मी। अच्छा फिज़ा, मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू थिंक कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपका किस तरह से वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अभी पाकिस्तान का एनवायरनमेंट इतना चेंज हो गया है, हर किसी को अपना टैलेंट शो करने का मौका मिल रहा है, आवाज़ उठाने का, अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का। सो दिस कैन रियली हेल्प एवरीवन टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान विद ग्रेस। और इस पेजेंट्री का भी मेन मकसद ही है कि आप ग्लोबली, इंटरनेशनली पाकिस्तान का पॉजिटिव इम्पैक्ट जाके दिखा सकें। और पहले की लाइफ में और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आई हैं? अभी तो दो वीक से पाकिस्तान में हूँ, तो इट्स लाइक फीलिंग ऑफ सेलिब्रिटी एवरीवेयर। तो पहले तो फिज़ा को कोई जानता भी नहीं था, तो या इट्स अ ह्यूज ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। होना भी चाहिए। मिस वर्ल्ड, मिस पाकिस्तान। अच्छा फिज़ा, मुझे ये बताएं कि जहाँ पर आपके बहुत फॉलोअर्स होते हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, इस आप पॉइंट तक पहुँची हैं, वहाँ पर आपको क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है, तो किस तरह से आप हैंडल करती हैं ये सारी चीज़ें?
ऑनेस्टली मैंने रीड नहीं किए कमेंट्स. देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैकलैश क्योंकि इस पेजेंट्री का नेगेटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, कोई अच्छा नहीं समझता. बट मैं यही समझती हूँ कि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते इट विल फेड अवे व्हाटएवर. सो जो नेगेटिविटी है, जो बैकलैश है, वो फेड हो जाएगा जब दे आर गोना सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे कि कैसे इंटरनेशनली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग समथिंग फॉर पाकिस्तान, नाम लेके जा रहे हैं. सो लेकिन अभी मेरे ख्याल है कि कमेंट्स को आप इतना सीरियस भी नहीं लेंगे. अभी तो ताज़ा का काम है. आप नवंबर में आपने अप्लाई किया था, मार्च में आपको कॉल आई, अभी उसकी तकरीब हुई है, अभी आप माशाल्लाह से ताज पहन के यहाँ पे पहुंची हैं. तो इतने जल्दी तो हेट कमेंट्स आते भी नहीं है ना, वो तो थोड़े अरसे बाद आते हैं जब बोर हो लेकिन जाती है आपको पता है कि दुनिया. बहुत सी हमारी सोसाइटी में इस तरह की है कि वो करती है, क्रिटिसाइज करती है लोगों को. लेकिन ये फिजा की अच्छी बात है कि फिजा उस चीज को बॉदर ही नहीं करती. बिल्कुल ऐसे. अच्छा फिजा, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि यही इसी चीज को मैं अगर आगे लेकर चलूं कि ये सोसाइटी पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है? आप क्या समझती हैं आपकी नजर में? अगर सोसाइटी ओपन माइंडेड से देखे हमें तो डेफिनेटली इट विल पुट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. अगर वो खुल के देखें ओपन माइंडेड से कि भाई देयर इजंट एनीथिंग रॉन्ग. हमने बहुत अच्छी इसकी क्राउन सेरेमनी हुई, सब कवर्ड था, कुछ ऐसा नहीं किया कि हम इस्लाम के भी खिलाफ जाएं. सो ओपन माइंडेड होना चाहिए. एवरीबडी शुड एक्सेप्ट इट. नहीं, वो क्यों नहीं ओपन माइंडेड होंगे? आपने क्या जुल्म किया आपने? हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव इमेज हो जाता है ना इस चीज़ का कि दिस इज वेस्टर्न थिंग. तो यहाँ पे लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है. एग्जैक्टली. अच्छा, जब आप मिस पाकिस्तान बनी तो कैसा रद्द-ए-अमल था आपके करीबी सर्कल का, आपके दोस्तों का, फ्रेंड्स का, फैमिली का? They have been very supportive. My siblings, my friends, they have been on top of the world. They're like I don't even believe you're there and you're doing it. So yeah, it has been good. और क्या अब आगे जाके आपने ये तो टाइटल जीत लिया, इसके अलावा प्लान्स क्या हैं? सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हैं? फिर अपनी ज़ाती अगर कोई प्लान्स हैं, मिस यूनिवर्स या इससे आगे जाना है, कहाँ का जाना है? So सोसाइटी के लिए डेफिनेटली बिफोर दिस टैग आई वाज ऑलरेडी डूइंग समथिंग. मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया कि एक छोटा सा टाउन है उधर कराची में, खुदा की बस्ती के नाम से, और उसमें मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ. वहाँ पे लोगों को फ्री खाना मिलता है, 1000 लोगों को डेली. और स्कूल्स हैं जहाँ पे छोटी लड़कियाँ लड़के उनको ₹1 पे स्कूल में पढ़ाया जाता है. सो आई एम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी ऑलरेडी. और फिर हमारे एटलांटा में मैं रहती हूँ तो वहाँ पे फिजिशियंस का है अपना. आई कंट्रीब्यूट विद दैट इज़ ऑल पाकिस्तानी फिजिशियंस. और वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं यहाँ से डोनेट करके या व्हाटएवर. देन देयर इज़ इंडस हु इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब. आई एम रियली आई मीन इनटू दैट, क्योंकि वो है मोबाइल हॉस्पिटल. जहाँ पाकिस्तान में ऐसी रीजन्स हैं जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं और लोग नहीं आ सकते, वो वहाँ पहुँचते हैं मोबाइल हॉस्पिटल लेकर, और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. So I'm already in those stuff, so I want to serve my country in better way, definitely. जबरदस्त. खुदा की बस्ती को तो आपने बताया, दूसरा एक पार्ट मेरा रह गया था. अपने कैरियर के हवाले से बताइए, इसको कितना ग्रो करेंगे अब? इसको अभी तो वापस जा रही हूँ. कैरियर है, इसकी बात कर. 2 दिन में तो अभी वापस जा रही हूँ. सो देखिए फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या किस्मत लेके जाती है. बट डेफिनेटली इफ देयर इज अ चांस आई विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन इंटरनेशनल पैजेंट्स. अच्छा फिजा, अभी तक आपको कोई ऑफर आई हो ड्रामा इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, या फिर अगर आ जाए आगे तो क्या आप करेंगी फिर? अभी तक तो नहीं आई है, बट अगेन द बैरियर इज आई लिव ओवर देयर, तो वहाँ से बैक एंड फोर्थ इज नॉट पॉसिबल. सो लेट्स सी. मुश्किल हो जाएगा. वहाँ की अपनी लाइफ यहाँ पे आए, वहाँ का पैसा छोड़ के यहाँ पे आएंगे, और इस पैसे को जब हम देखेंगे तो ये उतना बनेगा नहीं. तो अब फिजा को वो भी चीजें देखनी है ना. पैसे के अलावा भी बहुत सारी आपका लाइफस्टाइल है. एग्जैक्टली. चलिए जी फिजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. और देखिए आपका ये जो टाइटल है ये आप इसी तरह से आगे ग्रो भी करती रहेंगी और इसी तरह से आप ग्लो भी करती रहेंगी. और कमेंट्स का आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखना, ठीक है? उनको देखना है, इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है. ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का. ब्रेक लेते वापस आते हैं. स्टे विद अस.